हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात कर रहे हैं आपसे कैश फ्लो की। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, लाइक करो और जितना ज्यादा हो सकता है अपने फ्रेंड सर्कल में चैनल को प्रमोट करो। चलिए शुरू करते हैं। आज बात कर रहा हूं आप लोगों से कैश फ्लो की। कैश फ्लो का मतलब कैश का फ्लो, कैश का आना और कैश का जाना। ये कौन बताता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है। कौन बताता है लोग? बच्चे, एक बिजनेस में कितना कैश आ सकता है और कितना कैश जा सकता है, इन चीजों को समझने के लिए हमें बहुत जरूरी है समझना शेयर की बैलेंस शीट को। किसको? शेयर की बैलेंस शीट का मतलब है कंपनी की बैलेंस शीट। किसकी बैलेंस शीट? और देखिए, शेयर में अगर कभी आपको बैलेंस शीट बनाने को आ जाए तो याद रखना, जो कैश फ्लो का क्वेश्चन है उसमें बैलेंस शीट ऑलरेडी गिवन है। या कभी कभी जैसे एक लूज टूल का क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू में ही, या मान लो 2-3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि तुम्हें सब हेड दिए हो, लूज टूल, बीआर, बी, और बताओ ये किस हेड में जाते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो जो कैश फ्लो का क्वेश्चन है उसमें मिल जाते हैं कि ये सब हेड है, ये सब मेन हेड है। उससे देख के भी आपको क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, देखो अगर मैं बात करूं तुम्हारी बैलेंस शीट की, तो इनकी बैलेंस शीट वर्टिकल चलती है गुरु। कैसी चलती है? पहला हेड होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी। कौन सा हेड होता है? इक्विटी एंड। इसके अंदर जो सब हेड आता है वो आता है शेयर होल्डर फंड। क्या आता है बच्चा? शेयर होल्डर फंड। फिर इसके अंदर सबसे पहले आती है शेयर कैपिटल। क्या आती है? शेयर कैपिटल। फिर आता है रिजर्व एंड सरप्लस। क्या आता है बच्चा? फिर सेकेंड हेड आता है एनसीएल। क्या आता है? एनसीएल का मतलब नॉन करंट लायबिलिटी। एनसीएल का मतलब नॉन करंट लायबिलिटी। इसके अंदर क्या आ जाएंगे? 10% डिबेंचर या लॉन्ग टर्म बोरोइंग। हाँ, शेयर कैपिटल में आते हैं। इक्विटी, शेयर, प्रेफरेंस शेयर, सब शेयर कैपिटल में। फिर हमारे पास तीसरा हेड आता है बच्चा इसमें करंट लायबिलिटी। क्या आता है? करंट लायबिलिटी में क्या मिलता है तुम्हें? शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ठीक है, फिर आप करते हो टोटल। क्या करते हो बच्चा? अब बहुत ध्यान से समझते चलना। फिर आता है हमारे पास सेकंड मेन हेड। क्या आता है? जिसमें हम बात करते हैं असेट की। किसकी बात करते हैं? इसके अंदर फिर हमारे पास मेन सब हेड होता है नॉन करंट असेट। नॉन करंट असेट क्या हुआ? कुछ तो। फिर नॉन करंट एसेट के अंदर टेंजिबल एसेट। नॉन करंट एसेट के अंदर पहला हेड होता है फिक्स्ड एसेट। क्या होता है बच्चा? फिक्स्ड एसेट। फिर इसके अंदर आता है टेंजिबल। टेंजिबल में सभी आपके छूने योग्य। और फिर आता है एक इनटेंजिबल। ठीक है, फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। और फिर आता है सेकंड मेन हेड करंट एसेट। क्या आता है? देखो, ये बैलेंस शीट तुमको गिवन होगी। इसके अंदर में क्या आते हैं? लो शॉर्ट टर्म, एडवांस्ड, ट्रेड रिसीवेबल, स्टॉक या इन्वेंट्री, और फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। देखो, ये बैलेंस शीट तुम्हें गिवन होगी। ये बैलेंस शीट बच्चा तुमको गिवन होगी। ठीक है, अब तुम्हें सीखना है कि इस बैलेंस शीट से कैसे तुम कैश फ्लो बना सकते हो। भूमि, बहुत ध्यान से समझना। सब लोग बहुत ध्यान से आंखें खोल के, कान खोल के सुनेंगे कि कैश फ्लो इससे कितनी आसानी से बनाया जा सकता है। देखिए, आपको बुक में फॉर्मेट गिवन है कैश फ्लो का, है ना। प्रॉपरली एक बार उसको रट डालो, जिस फॉर्मेट में वो बना हुआ है उसको रट डालो, और जो समझना है वो मेरे तरीके से समझ डालो, तो तुम्हें बहुत आसान हो जाएगा कैश फ्लो करना। क्या? कैश फ्लो में सबसे पहला हेड मैं लिखवाता हूं बच्चा, ये मेरी अपनी ट्रिक है
ताकि आपको बहुत आसानी से समझ भी आ जाए और आप गलती भी करके ना आए। क्या सबसे पहले नंबर पे आप लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या लिखोगे? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्लियर है बात? कोई डाउट है? इसके बाद इस पे पूरे में 3 एक्टिविटी बनेंगी। कितनी एक्टिविटी बनेंगी बच्चा? यहां साइड में एक जगह ओए लिख दो छोटा सा, ठीक। फिर अगली सेकेंड एक्टिविटी क्या होगी? ये पहली है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक। फिर थर्ड एक्टिविटी जो होगी आपकी वो होगी कैश फ्लो फ्रॉम एफए, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं फाइनेंसिंग हाँ, ठीक है। एग्जाम में पूरा लिखाएंगे। आप देखो एक बात, इसके बाद इधर बना ले रहा हूं मैं छोटा सा कॉलम, ठीक। यहां तक दिखेगा कि उसमें कहां तक दिख रहा है? यहां तक आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो जाएगी। इसके बाद बच्चा आप एंड में क्या लिख के आओगे? देखो सुन लो मेरी बात, नेट कैश डैश ए प्लस बी प्लस सी, फिर प्लस करोगे इसमें ओपनिंग कैश एंड कैश, और इसका जो आंसर निकल के आएगा फिर वो कहलाएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कोई दिक्कत है? हाँ या ना? ये आपका पूरा फॉर्मेट है। आप चाहो तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले ही अपना आंसर निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको 2019 और 2018 का डेटा गिवन है एक बैलेंस शीट में, तो 18 मेरा प्रीवियस ईयर है और 19 मेरा करंट ईयर है। 18 मेरा और 19 मेरा। क्लियर है बात? हाँ या ना? तो देखो ओपनिंग क्या हो गया? 18 ओपनिंग क्या हो गया? और 19 क्या हो गया बच्चा? ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1 लाख है। कितना है? 1 लाख। और क्लोजिंग हो गया है 1.5 लाख। कितना हो गया है? 1.5 लाख। तो आप यहां ओपनिंग में 1 लाख लिख दो, क्लोजिंग में। अब आप मुझे बताओ कि नेट की वैल्यू कितनी होगी? यहां हम x मान लें, x में ये प्लस हुआ तभी तो ये बना, तो यानी कि ये कितना होगा? कितना होगा? तो जब भी क्लोजिंग में वैल्यू बढ़ जाए, जब भी क्लोजिंग में वैल्यू, तो आंसर पॉजिटिव होगा। कैसा होगा? और जब भी घट जाए तो आंसर निगेटिव होगा। क्या होगा? तो अगर हमारा प्लस में आ रहा है प्लस 50,000 तो हम लिखेंगे फ्लो। क्या लिखेंगे बच्चा? और अगर ये 50,000 निगेटिव बन जाए तो हम लिखेंगे यूज्ड। क्या लिखेंगे? इतनी बात क्लियर है? अब आगे समझो कि इस बैलेंस शीट से कैसे आप कैश फ्लो बना सकते हो। ठीक है बच्चा मेरे, जब भी पेपर में कैश फ्लो करना तो हमेशा डबल साइड पे करना। जैसे ये आपकी कॉपी है तो एक पेज इधर हो और एक पेज इधर हो। ठीक है, डबल साइड वाले पेज पर ही आप कैश फ्लो के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा। सिंगल साइड पे करोगे, बार बार पन्ना पलटोगे, हो सकता है कभी मिस कैलकुलेशन में कुछ 4 की जगह 5 लिख दो या 5 की जगह 4 लिख दो। तो ऐसी सिली मिस्टेक अवॉइड करने के लिए सीधा डबल साइड वाले पे ही अटेम्प्ट करना है। ठीक, अब सुनो मेरी बात, आपको ये पूरी बैलेंस शीट गिवन है ना। इस बैलेंस शीट में एक एक हेड वाइज हर चीज का सेपरेटली ट्रीटमेंट होता है। जरा समझते हैं उस ट्रीटमेंट को। बहुआ, सबसे पहली चीज ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। कौन सी एक्टिविटी है? और यहां मैंने साइड में आपसे ओए लिखवाया है। पेपर करने के बाद इसको ऐसे काट दीजिएगा। ठीक है, एक साइड में छोटा सा ओए लिख लीजिएगा, वो आसान हो जाएगा। क्या करना है आप बच्चा? करंट लायबिलिटी, करंट और करंट एसेट, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी, इसका ट्रीटमेंट ओए में होगा। क्या होगा? क्या होगा? अब बात आई कि ट्रीटमेंट क्या होगा। आपकी बुक में लिखा होता है इंक्रीज इन करंट एसेट। जैसे आपकी बुक में अगर बात करूं मैं तो लिखा होगा आइटम टू बी ऐड। क्या लिखा होगा? आइटम टू बी ऐड। क्या? इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी
एंड डिक्रीज इन करंट एसेट। ठीक है, फिर लिखा होगा आइटम टू बी लेस। क्या लिखा होगा उसमें? डिक्रीज इन लायबिलिटी और इंक्रीज इन करंट एसेट। करंट लायबिलिटी CL करंट लायबिलिटी और CA करंट एसेट। ठीक है, इस तरीके से होगा। मैं आपको ये झंझट ही नहीं बता रहा, मैं आपको और ज्यादा सिंप्लीफाई कर दे रहा हूं। क्या देखो, कैश और असेट। भाई कैश फ्लो बनाने का मतलब तो यही है कि कब कैश आया या कब कैश गया ये निकाला जाए। तो क्यों ना हम असेट और लायबिलिटी का रिलेशन समझ लें कैश से। किससे? असेट और लायबिलिटी का रिलेशन समझ लिया जाए कैश से। कोई दिक्कत है? हाँ या ना? कोई डाउट है? अब समझो जरा, अगर कैश प्लस होगा, अगर कैश तो एसेट, यानी कि कैश का इनवर्स रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? ठीक है, कैश माइनस असेट। कोई दिक्कत? फिर कैश और लायबिलिटी की बात कर लो। किसकी बात कर लो बच्चे? डायरेक्ट रिलेशन होगा। कैसा रिलेशन होगा? मतलब कैश प्लस तो लायबिलिटी प्लस, कैश माइनस तो या लायबिलिटी माइनस तो कैश माइनस। कोई समस्या है? इतनी बात सबको क्लियर है या नहीं? कोई डाउट है? पक्का? अब बताओ, अगर करंट एसेट, यहां एग्जांपल पूछ रहा हूं आलोक समझाना, ट्रेड रिसीवेबल में पहले करंट एसेट 50,000 के थे। कितने के थे? और अब हो गए 40,000 के। कितने के हो गए? तो अब बताओ, देखो ट्रेड रिसीवेबल है तो इसका ट्रीटमेंट कहां होगा? ओए में। कहां होगा ट्रीटमेंट? ये क्लियर हो गया बेटा। पहले कितने के थे, अब कितने के हो गए? तो 10,000 से असेट बढ़े या घटे? एसेट माइनस असेट, असेट माइनस तो कैश। तो आप यहां आके लिखोगे क्या? सीधा सीधा मैं डायरेक्ट लिखवा देता हूं, ये सब झंझट कुछ नहीं। इसके अंदर सीधा लिखो क्या? ट्रेड रिसीवेबल प्लस का अमाउंट कितना है? 10,000। समझ गए? और अगर मान लो यहां पर उल्टा हो जाता कि ये 50 हो जाते और ये 40 थे। कितने थे? तो बेटा पहले एसेट कम थे, अब एसेट बढ़ गए। पहले एसेट है नहीं है, तो अब 10,000 से एसेट, 10,000 से एसेट, एसेट प्लस तो कैश। तो जब भी कैश माइनस में लिखना हो ब्रैकेट में लिखना। किस में लिखना? क्लियर है बात? हाँ या ना? डाउट है? इसके बाद देखो दो का ट्रीटमेंट हो गया। फिर हम बात करें नॉन करंट एसेट की। किसकी बात करें बच्चा? नॉन करंट एसेट का ट्रीटमेंट हमेशा आईए में होगा। कहां होगा? आओ, करंट इन्वेस्टमेंट है, यहां पर कौन से हेड का ट्रीटमेंट होगा? नॉन करंट असेट। नॉन करंट, इनमें से किसी भी चीज की वैल्यू में कोई चेंज आए तो इसका ट्रीटमेंट कहां होगा? आईए में। बस इंटेंजिबल वाली एक एडजस्टमेंट है जिसका रूल मैंने आपको दे रखा है। क्या? इंटेंजिबल में फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं गुडविल। क्या ले लेते हैं बच्चा? पहले गुडविल 40,000 की थी। कितने की थी? अब गुडविल 30,000 की हो गई। कितने की हो गई? तो जब भी गुडविल कम हो जाए, जब भी गुडविल, तो इसका ट्रीटमेंट सरप्लस में होगा। कहां होगा? ये रूल आपको गिवन है और आप लोगों के लिए इन सभी रूल्स की बकायदा हैंड रिटन पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के साथ अपलोडेड है। एक बार जाके डाउनलोड कर लीजिएगा और कैश फ्लो पढ़ते समय उस रूल्स को जरूर याद कीजिएगा। आपको क्वेश्चंस करने में बहुत आसानी हो जाएगी। बहुत लेमन लैंग्वेज के रूल्स है, मेरे अपने पर्सनल रूल्स हैं। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवॉइड करा रहा हूं मैं, आपको उसके लिए कोई चार्ज नहीं देना, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड हो रहे हैं। तो एक बार जरूर देखिएगा। चलिए, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में या ट्रिकी इकोनॉमिक्स पर हमको मेल करके भी पूछ सकते हैं। चलिए शुरू किया जाए आगे। फिर बच्चा देखो, इसका ट्रीटमेंट हो गया आलोक, इसका हो गया, इसका हो गया। बचा क्या? नॉन करंट, नॉन करंट लायबिलिटी और शेयर कैपिटल। नॉन करंट लायबिलिटी और इसका ट्रीटमेंट एफए में होगा। कहां होगा? यानी कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटी
एंड शेयर कैपिटल। डायरेक्ट लिएबिलिटी और शेयर कैपिटल का ट्रीटमेंट एफए में होगा। कहां होगा? इतनी बात क्लियर है। अब देखो लायबिलिटी में सपोज अगर आपको बताऊं 10% डिवेंचर जैसे दिए, क्या दिए? तो बच्चे डिवेंचर पहले 1 लाख के थे, कितने के थे? अब 2 लाख के हो गए। कितने के हो गए? तो आलोक 1 लाख से लायबिलिटी बढ़ी या घटी? बढ़ी। वैभव लायबिलिटी बढ़ी या घटी? लायबिलिटी प्लस तो कैश प्लस। तो सीधा यहां आके हम लिखेंगे क्या? 10% डिवेंचर और 1 लाख से प्लस। कोई समस्या? हाँ या ना? और हमेशा याद रखना कभी भी क्वेश्चन में अगर किसी चीज के आगे परसेंटेज लिखा है, बच्चा क्वेश्चन में अगर किसी चीज के आगे परसेंटेज लिखा है तो वह क्वेश्चन की शोभा नहीं बढ़ा रहा, इसका मतलब उसका कोई ना कोई ट्रीटमेंट है। जैसे डिबेंचर पे हम क्या पे करते हैं? इंटरेस्ट। क्या पे करते हैं? तो उसके इंटरेस्ट का भी ट्रीटमेंट हमको करना पड़ेगा और इंटरेस्ट के ट्रीटमेंट के लिए आपको रूल देखने पड़ेंगे। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ता हूं। अब मैं बात करूं, सभी ऐड की हो गई पर यहां हमारे पास अभी रिजर्व एंड सरप्लस है जिसका बचा हुआ है ट्रीटमेंट। हाँ या ना? तो कुछ लोग यहां शुरुआत कराते हैं एनपी बिफोर टैक्स या एनपी आफ्टर टैक्स, फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम प्लस कराते हैं, है या नहीं? कराते नहीं कराते? तो ये बुक का फॉर्मेट है, आप चाहो तो उसको देख सकते हो, पर मैं क्या करता हूं, मैं सीधा सीधा आपको यहां लिखवा देता हूं सरप्लस। क्या करवा देता हूं? जो लोग कहते हैं कि ये गलत है, बच्चे पिछले 7 सालों से मेरे बच्चे करते आ रहे हैं और बहुत सारे बच्चे 100 में 100 भी लेके आए हैं, आज तक कभी ऐसा गलत नहीं हुआ। अगर गलत होता तो 100 में 100 ला पाते क्या? बताओ। सिर्फ एक मूर्खता है कि ऐसे ही करना है। देखो अगर आप प्रॉपर एक एक चीज को अप्लाई कर रहे हो, आप अभी कोई प्रोफेशनल एग्जाम में नहीं बैठ रहे हो, सीबीएसई भी जानता है कि आपको कॉमर्स पढ़ते हुए अभी सिर्फ और सिर्फ 2 साल हुए हैं। कितने साल हुए? ये जो टीचर्स बच्चों के लिए एक रिजिडिटी क्रिएट कर देते हैं, नहीं ऐसे ही करके लाओ। भाई मैं कभी भी ये नहीं कहता हूं कि आप बुक ही पे मरो, हम इंसान हैं और अकाउंट्स हो, मैनेजमेंट हो या कॉमर्स हो, हमें एक चीज सिखाती है कि साइंस में और कॉमर्स में यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। कॉमर्स इज फ्लेक्सिबल, कॉमर्स के रूल्स फ्लेक्सिबल है, रिजिड नहीं है। ये आपको एक ही चीज एक ही ढांचे में फोर्स करने के लिए नहीं है। साइंस में जो रिजिडिटी है वो कॉमर्स में नहीं है, इसको हम जैसे चाहे वैसे इम्प्लीकेट और अप्लाई कर सकते हैं। समझ रहे हैं बात? तो अगर आप इस तरीके से करके आओगे तो ये निश्चिंत रहो कि गलत नहीं होगा। कुछ लोग डराते हैं कि नहीं ऐसे कर रहे हो गलत है, स्कूल वाले टीचर कोचिंग में घसीटने के लिए काट देते जानबूझ के, ऐसे कोचिंग में आओ फिर बताएंगे। ये मक्कारियां हैं और कुछ नहीं। जिस तरीके से आपको चीज बहुत आसानी से समझ आए वो इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से जो आपको स्कोर करा के देके जाए वो इंपॉर्टेंट है। जब वो चेक करेगा तो आपका फॉर्मेट नहीं चेकेगा, समझ रहे हो? और 6 नंबर में अगर फॉर्मेट देखता है, कोई सन की मास्टर मिल गया तो एक ही काटेगा ज्यादा से ज्यादा। लेकिन मैं ये गारंटी दे रहा हूं कि अगर तुम उस फॉर्मेट को रट के क्वेश्चन करोगे तो कभी भी जीवन में कर नहीं पाओगे, ये हमारी श्योरिटी है। तुम में से कितनी बार कितने लोगों ने ट्राई किया, कर पाए? भवानी जो अपनी बैच में टॉपर रहती है एक समय में, क्या वो ये कर पा रही है? बताओ भवानी, कर पाई? नहीं कर पाई ना। उसमें इतनी ज्यादा टेक्निकलिटी आ जाती कि ऐसे ये ऐसे, और कोई भी चीज फिक्स नहीं है यार। आप अकाउंटिंग में मार्शलिंग अप्लाई नहीं करते हो, सीबीएसई भी कहता है कि आपको अकाउंट पढ़ते हुए अभी 2 साल हुए हैं। जब हाँ रियल लाइफ में बैठोगे, हाई लेवल पे अकाउंटिंग करोगे तब मैंडेटरी होता है। अभी 2 साल तुम्हें जुम्मा 8 दिन अकाउंट पढ़ते हुए हैं और वो इतनी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस लगा दे, ऐसा नहीं होता। इनफैक्ट दून के जो टीचर हैं गुरमीत सर, वो भाई साहब पिछले 30 सालों से यानी 40 सालों से कॉपियां चेक कर रहा है बंदा। मैंने उससे ये बात पूछी थी, वो प्रोफेशनल टीचर है और जहाँ ये टीचिंग कमेटी जहाँ कॉपियां चेक होती हैं उसका हेड होता है बंदा। मैंने उनसे पूछा था सर क्या ये ऐसा है? तो कहते बेटा बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम लोगों को कहा जाता है कि अगर बच्चा सही करके आ रहा है, आंसर मैच हो रहा है तो आप नंबर दीजिए। हम लोग इसके कभी नंबर नहीं काटते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों कुछ लोग अननेसेसरी बच्चों को हार्ड दिखा के ताकि वो कोचिंग की तरफ घसते बड़बड़ाए रहते हैं। तो आप परेशान मत हो, जो बता रहा हूं बहुत इजी तरीके से करके जाओ। क्या? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आप सीधा लिखो सरप्लस। क्या लिखो बच्चे? अब सरप्लस में क्या करना है ये ध्यान से समझ लो मेरी बात। अगर पीएल का सरप्लस में सुन लेना प्लस, क्या करोगे? ऑल द डेबिट आइटम, ऑल द पीएल। देखो इससे आसान तरीका नहीं कोई।
पीएल के जितने आइटम हैं वो सब सरप्लस में प्लस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? और पीएल के जितने आइटम हैं, ऑल द क्रेडिट आइटम ऑफ पीएल, पीएल के जितने आइटम हैं वो सब यहां पर माइनस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कोई समस्या है? अब आपको कितना आसान हो गया, क्या जोड़ना है क्या माइनस करना है इसमें। अब या तो वो फॉर्मेट रटो, और उस फॉर्मेट में जरूरी नहीं है कि हमेशा सारी चीजें याद रहे, नहीं तो एक सिंपल सा फंडा, देखो इसीलिए कहते हैं रटने से ज्यादा समझना इंपॉर्टेंट है। चीजों का नेचर अगर क्लियर हो गया ना तो आप बहुत अच्छे से स्कोर कर पाओगे। पीएल का कोई आइटम, जैसे मैं आपसे पूछूं इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, बेटा इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है, हाँ या ना? ऑल द एक्सपेंसेस आर, तो इंटरेस्ट कोई भी हो पीएल के कहां जाता है? कहां जाता है? तो यहां पर वो क्या हो जाएगा? हाँ या ना? मान लो कभी तुम्हें इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट रिसीव हुआ, तो रिसीव होना हमारी, और आपको याद है इंटरेस्ट कहां जाते हैं पीएल के? रिसीव वाले क्रेडिट में कहा जाते हैं हमेशा, तो यहां पर हाँ बस ये सब रूल्स है आपको मिल जाएंगे, ठीक है नहीं है? फिर ऑल द क्रेडिट आइटम विल बी सब्ट्रैक्टेड। फॉर एग्जांपल आपने एक मशीन बेची, उस मशीन पे आपको प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया? प्रॉफिट, यानी कि इनकम है, पीएल में कहां गई होगी? क्रेडिट में, तो क्रेडिट का आइटम क्या हो जाएगा यहाँ सिमरन? है या नहीं? अब डेप्रिसिएशन आप लगाते हो, क्या लगाते हो? डेप्रिसिएशन पीएल में कहां जाता है? डेबिट। कहां जाता है? डेबिट का आइटम, समझे? हाँ या ना? क्लियर है बात? उसके बाद बच्चे आप इन सभी आइटम्स को करने के बाद आप इसका टोटल करेंगे। क्या करेंगे? और ये आपका कहलाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। और नहीं तो अपनी शॉर्टकट ट्रिक क्या है? ओपीबी, ठीक है? फिर ये जो आएगा बच्चा, इसको आप कंबाइन साथ में लेके सॉल्व करोगे ओए के पूरे ये हेड को, आइए के पहले तक, ठीक है? अगर प्लस में आया तो फ्लो, अगर बच्चा आंसर प्लस में आया, क्या आया? तो फ्लो, और अगर माइनस में आया तो यूज्ड, ठीक है? प्लस के आगे कुछ नहीं, माइनस के अमाउंट को हमेशा ब्रैकेट में लिखोगे। किसमें लिखोगे? फिर आप आईए का टोटल करेंगे। किसका टोटल करेंगे? ये आपकी ए एक्टिविटी है, ये आपकी बी एक्टिविटी। अगर प्लस में आया तो कैश फ्लो, माइनस में आया तो कैश। फिर आप एफ ए का टोटल करेंगे। किसका टोटल करेंगे? ये आपकी सी नंबर की एक्टिविटी है। कौन सी एक्टिविटी है? क्लियर है? अब सुनो मेरी बात, ए बी और सी इन तीनों को साथ में सॉल्व करने पर 50,000 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? जो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। तो अगर आपका इन तीनों को सॉल्व करने पर इसके इक्वल आ जाए हमेशा, तो आंसर बिल्कुल सही है। पूरे में से पूरे नंबर मिलने वाले हैं। कोई दिक्कत? बच्चा एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आपको कुछ इंपॉर्टेंट अकाउंट्स बनाने सिखा देता हूं कैश फ्लो में। के अनुसार मशीनरी अकाउंट बनाना पड़ता है और बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप्थ ना दिया हो तब, और अगर दिया हो तब क्या करोगे? सबसे पहली चीज, मशीनरी अकाउंट का सिंपल सा फॉर्मेट बनाओगे, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, इधर लिखोगे टू बी डी, इधर लिखोगे और इधर लिखोगे बाय, ठीक है? पहली एंट्री ये और दूसरी एंट्री ये। क्लियर है बात? इसके बाद बच्चा अगर आपको एक्यूमुलेटेड डेप्थ नहीं दिया क्वेश्चन में, सीधा सीधा डेप्रिसिएशन बताया है। क्या बताया है? तो तीसरी एंट्री बाय डेप्थ, तीसरी एंट्री क्या होगी? चौथी एंट्री बाय बैंक, कौन सी होगी? ब्रैकेट में सेल ऑफ मशीनरी, वह मशीनरी जितने में बिकी। क्लियर है बात? पांचवी एंट्री इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, ठीक है? या तो सेल करने पे प्रॉफिट होगा और या सेल करने पे लॉस। अगर सेल करने पे लॉस हो तो इधर लिखोगे बाय पीएल ब्रैकेट में लॉस, और अगर प्रॉफिट हो तो इधर लिखोगे टू गेन, सॉरी
2PL ब्रैकेट में गेन। कोई दिक्कत है? इन दोनों में से कोई एक तरफ एंट्री जाएगी, ठीक, हाँ या ना। उसके बाद बच्चा आप टोटल करोगे। क्या करोगे? इधर का टोटल करके इधर माइनस करोगे। जब छठी एंट्री बैलेंस इधर बचेगा। याद रखना कौन सी एंट्री है ये? बैलेंसिंग फिगर। क्या बच्चे? तो आप इसको लिखेंगे टू बैंक। क्या लिखेंगे? ब्रैकेट में आ जाएगा परचेज। क्या आ जाएगा बच्चा? ठीक है। और कभी कभी क्वेश्चन में परचेज गिवन होता है। क्या गिवन होता है? तब बैलेंसिंग एंट्री जो भी जिस नंबर की बचे, जैसे आपको मान लो बीडी पता था लिख दिया, सीडी पता था लिख दिया, सेल पता थी लिख दिया, प्रॉफिट पता था लिख दिया, परचेज पता थी लिख दी। तो अब एक एंट्री कौन सी कम है? तो जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो क्या बन जाएगा? डाउट है? हाँ या ना? मशीनरी अकाउंट में इन 6 के अलावा अगली कोई और एंट्री नहीं जाने वाली है। ठीक है। तो इस अकाउंट को अगर नहीं समझ पाए हो तो यही एंट्रियां रट डालो सीक्वेंस में। क्या कर डालो? बीडी पता होगी, सीडी पता होगी, ठीक। फिर एडजस्टमेंट में कहता है मशीन कॉस्टिंग 1 लाख। मशीन की कॉस्ट कितनी थी? ऑन विच डेप्रिसिएशन चार्ज 60,000। उस पर डेप कितना चार्ज हो गया? 60,000। ठीक है, मशीन का डेप है ये। और नीचे हो सकता है दूसरी एंट्री में लिखा हो टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर वाज 5 लाख। तो जो आपको टोटल डेप है वो यहां लिखना है, ठीक। अब 1 लाख की मशीन थी, 40,000 डेप चार्ज हो गया, बचा कितना? 60,000। कितना बचा? और ये 60,000 की मशीन 50,000 में बिकी। कितने में बिकी? तो 50,000 बैंक में आ गया। तो 10,000 का प्रॉफिट हुआ या लॉस? कहां आ जाएगा? ठीक है, हाँ या ना? और फिर जो बैलेंस बचेगा वो क्या कहलाएगा? परचेज। पर अगर मान लो क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप गिवन हो, इफ एक्यूमुलेटेड डेप इज गिवन, तब हम क्या करेंगे? एक्यूमुलेटेड डेप की बेटा पहली एंट्री इधर होती है बाय बीडी। क्या होती है? दूसरी एंट्री इधर होती है 2CD। क्या होती है? फिर बच्चा देखो तीसरी एंट्री जो उधर डेप लिखा है आपने, अब उस डेप में आप क्या लिख दोगे? ACC डेप। क्या लिख दोगे? या एक्यूमुलेटेड डेप पूरा लिख के आना, ठीक है, हाँ या ना? और फिर इसी एंट्री को याद रखो, क्रॉस मार रहा हूं मैं, इसी एंट्री को आप इधर लिखोगे। क्या लिखोगे? किस नाम से? टू मशीनरी के नाम से। किस नाम से? अमाउंट सेम रहेगा, अमाउंट। फिर आप दोनों साइड का टोटल करेंगे। क्या करेंगे बच्चा? ACC डेप में हमेशा, ACC डेप में हमेशा बैलेंस जो बचेगा वो क्रेडिट में बचेगा। किधर बचेगा? उसको लिखोगे डेप ड्यूरिंग ईयर, ठीक है। और इस डेप को यहां सरप्लस में प्लस करोगे। क्या करोगे? समझे? अगर क्वेश्चन में ACC डेप गिवन है तो दोनों बनेंगे। क्वेश्चन में नोट टू अकाउंट में मशीनरी दिया होगा, उसके नीचे लिखा होता है ACC डेप। एडजस्टमेंट में ACC डेप नहीं दिया होता है, समझ गए? और मैं फिर बता रहा हूं ओपनिंग क्लोजिंग, तो मतलब बैलेंस शीट में गिवन है ओपनिंग क्लोजिंग, तो हाँ या ना? भवानी पूरा चैप्टर लगा चुकी और ये ऐसे सिली क्वेश्चन। हाँ बताओ क्या पूछ रही हो? ऐसे ही पूछो, क्वेश्चन मत दिखाओ। हाँ हाँ हाँ, मशीनरी वाली की बात कर रही हो? ऐसा होएगा ही नहीं। अगर कोई मशीन बिक रही होगी और ACC डेप है तो तुम्हें एडजस्टमेंट में बताएगा कि उस मशीन पे एक्यूमुलेटेड डेप कितना लग रहा है। समझे? डाउट है? आगे बढ़े। इसके बाद अगला अकाउंट जो आपको बनाने को आता है बच्चे, वो आता है प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट। किसका अकाउंट? और याद रखना ये अकाउंट गौरी तभी बनेगा जब एडजस्टमेंट गिवन हो। क्या गिवन हो? अगर एडजस्टमेंट गिवन नहीं है तो ये अकाउंट बनाने की आवश्यकता, तो जो नॉर्मल रूल मैंने प्रोविजन फॉर टैक्स का आपको दे रखा है उसी के अनुसार आप ट्रीटमेंट करेंगे। कोई समस्या है? अब देखो अगर प्रोविजन फॉर टैक्स की बात करें हम, तो बच्चे ये भी ACC डेप की तरीके, प्रोविजन कोई भी हो, ACC डेप ये कोई अलग नहीं है। ये पता है वो जो 11th क्लास में पढ़ा था प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट, ये वही वाला अकाउंट है। इधर BD और इधर CD, ठीक।
दोनों की वैल्यू लिख लोगे। इसके बाद भूमि आप एडजस्टमेंट पढ़िए। क्या पढ़िए? उस एडजस्टमेंट में देखो कि तुम्हें पेड गिवन है या मेड गिवन है। क्या गिवन है? अगर मान लो तुम्हें एडजस्टमेंट में कहे टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, क्या कह दे? टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो बच्चा पेड इधर लिखोगे क्या? टू बैंक। क्या लिखोगे? तीसरी एंट्री होगी ये। कौन सी एंट्री होगी? टू बैंक, ब्रैकेट में टैक्स पेड, टैक्स इधर आ जाएगा। ठीक है। और फिर चौथी एंट्री जो बैलेंस बचेगा वो इधर बचेगा। किधर बचेगा? बाय प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग ईयर। समझे? हाँ या ना? अब याद रखना ये मेड है, ये क्या है बच्चा? और ये क्या है? मेड वाला सरप्लस में प्लस होता है। मेड वाला मेड प्रोविजन फॉर टैक्स सरप्लस में, और पेड वाला बच्चे, पेड वाला इस साइड में जो ओए लिखा है इसके एंड में माइनस टैक्स पेड। समझे? कुल याद रखना मेड वाला सरप्लस में प्लस और पेड वाला ओए से माइनस। क्लियर है? हाँ या ना? इसके अलावा आपको कोई अकाउंट बनाने को नहीं आएगा। अगर मान लो आ भी जाए तो इससे रिलेट करके ही आप दूसरा अकाउंट भी बना सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको एडजस्टमेंट दे दे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की। किसकी दे दे? तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हमारी क्या है? असेट है या नहीं है? तो जरा देखो, अगर मैं तुमसे कहूं कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बना के दिखाओ, NCI बेटा असेट है। क्या है? तो इधर BD और इधर ये तो कॉमन सी एंट्री गिवन होगी। अब तुम देखो कि उसमें तुम्हें सेल बताई या परचेज बताई। क्या बताई? अगर सेल बताई है तो इधर लिखोगे बाय बैंक, और सेल पे प्रॉफिट हो रहा है तो बाय लॉस, और अगर गेन है तो इधर PL इधर हो जाएगा प्रॉफिट, और लॉस इधर हो जाएगा। हाँ या ना? फिर इधर जो डिफरेंस बचे वो क्या बचेगा? टू बैंक परचेज, टू बैंक ब्रैकेट में परचेज, यानी कि मशीनरी की तरह है, बस उसमें डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? क्लियर है? डाउट है? जल्दी से इनको नोट करो और रूल्स की PDF डाउनलोड करना मत भूलना। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। फोड़ के आना अकाउंट में। ठीक है? चलो।